नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉलिटिकल बुलेटिन आरंभ है प्रचंड में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस पूरे आधे घंटे में हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम राजनीतिक हलचल से आपको रूबरू कराएंगे और सबसे पहले बात करेंगे आरंभ है प्रचंड में छत्तीसगढ़ की, जहां ईडी की कार्रवाई की एक और कार्रवाई में मोड़ आया है। एक बार फिर से सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए तंज कसा है। अपने दूसरे ट्वीट में छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान डीए देने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्वाचन आयोग से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट में कहा कि पहले चरण का एग्जिट पोल कुछ दिनों बाद पता चलेगा, लेकिन साहब ने आज सुबह ही बता दिया। सुबह सुबह ईडी को मेरे नामांकन के दौरान मेरे साथ उपस्थित और मेरी निर्वाचन प्रक्रिया में आधिकारिक व्यय लेखक की भूमिका निभा रहे सुरेश थिंगानी जी के यहाँ ईडी को भेज दिया। पाटन विधानसभा की जनता को डराने की ये कोशिश वैसे ही विफल होगी जैसे कल 20 सीटों पर मतदान में भाजपा को मिली है। अपने दूसरे ट्वीट में सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान डीए देने की बात कही है। इसलिए उन्होंने अधिकारियों को निर्वाचन आयोग से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि यदि निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के बाद इसकी घोषणा हो जाती है तो यह राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। देखिए, प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को, पेंशनर को केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री और सरकार बोलते हैं। अब मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि हम तो देने के लिए तैयार हैं और चुनाव आयोग से अनुमति ले आए कर्मचारी लोग, कर्मचारी संघ भी निर्वाचन आयोग से मांग किया है, लेकिन अनुमति कौन देगा? निर्वाचन आयोग ही देगा, क्योंकि आदर्श आचार्य संहिता लागू है जिसमें कोई भी मतदाता प्रभावित न हो। सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को उनका महंगाई भत्ता मौलिक अधिकार है। अब मुख्यमंत्री जी केवल पत्र लिख दिया नहीं, निर्वाचन आयोग में भी बोलना चाहिए और निर्वाचन आयोग को खुद इसलिए अनुमति देना चाहिए कि स्वयं निर्वाचन आयोग, उनके पूरे स्टाफ और जितने प्रदेश में भी शासकीय कर्मचारी चुनाव का काम कर रहे हैं उन सबको महंगाई भत्ता मिलना है। इसलिए तत्काल निर्वाचन आयोग अनुमति दे और राज्य सरकार वित्त विभाग प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनरों को महंगाई भत्ता केंद्र के समान तत्काल दे, ये मेरी मांग है। चुनावी समय में ईडी की कार्रवाई को लेकर सीएम भूपेश लगातार सवाल खड़े करते दिख रहे हैं, लेकिन ये बदस्तूर जारी है। दूसरी तरफ सीएम मतदाताओं को साधने की भी कवायद कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक साथ कई सियासी रंग देखने को मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के चुनाव के लिए 20 सीटों पर मतदान हो चुका है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और 3 मंत्रियों के चुनाव हारने की बात कही, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि उन्हें असलियत पता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने कहा कि प्रथम चरण में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भाजपा का इंटरनल फीडबैक सिस्टम का सर्वे बता रहा है पहले चरण के नतीजे भाजपा के लिए बेहद उत्साहजनक होने जा रहे हैं। लोगों ने बढ़ चढ़कर भाजपा के पक्ष में ही वोट किया है। पहले चरण की 20 सीटों में भाजपा के पक्ष में 15 से 18 सीटें आ रही हैं। जनता पार्टी कम से कम 14 सीट पर जीतकर प्रथम चरण में आ रही है। फेज 1 भी तगड़ा रहेगा, अच्छा रहेगा, फेज 2 भी अच्छा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता के अंदर छत्तीसगढ़ में जबरदस्त अंडर करंट है। भाजपा द्वारा 20 में से 15 सीट जीतने के दावे पर कुमारी शैलजा ने कहा कि यह दिखाने का यही मतलब है कि मीडिया में लोगों का फॉल्स वर्ल्ड दिखाना।
बीजेपी की राजनीति झूठ और जुमले पर आधारित है, यही लेकर यह चल रहे हैं। कांस की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पहले चरण में कांग्रेस का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। चाहे लोगों के बीच में जाएं, झूठे सपने, लोगों के बीच में जाएं, जुमलेबाजी। अब पहला चरण हो गया तो झूठा जश्न दिखाओ। तो इनकी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति झूठ पर आधारित है, जुमलेबाजी पर आधारित है, और वही लेकर ये चल रहे हैं और सोचते हैं कि बार बार लोगों को इस तरह की बात दिखाएंगे। लेकिन जैसा कहते हैं हमारे यहाँ देसी लोग हैं हम सब, कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। पहले चरण के मतदान में बढ़त के दावे दोनों ही दलों की तरफ से किए जा रहे हैं। इसे दूसरे चरण के मतदान के पहले माहौल बनाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह दावे दूसरे चरण के मतदाताओं को कितना प्रभावित करते हैं और नतीजों में किसका दावा सही साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रदेश में इस बार चुनावी बिसात पर किसकी होगी जीत और कौन रहेगा खाली हाथ, ये सवाल प्रदेश ही नहीं देश भर के जहन में है। फिलहाल तो बीजेपी को जिताने के लिए मोदी ने मध्य प्रदेश को अपने मन में बैठा लिया है। वहीं प्रियंका ने राम और राम नीति के कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर मोर्चा संभाल लिया है। एक ओर भाजपा जहां सत्ता में वापसी के लिए बेकरार है, वहीं कांग्रेस भी मैदानी मोर्चे पर पूरी तरह तैयार है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मन में बसने के लिए खुद को देश के दिल में बसा लिया है। 11 दिन में 14 रैलियां और एक रोड शो के जरिए पीएम मोदी मध्य प्रदेश में धुआंधार चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी दावा और वादा करते हुए कहते हैं, ये मोदी की गारंटी है कि जब मेरा तीसरा सेवाकाल शुरू होगा, मैं इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के टॉप 3 में लाकर रहूंगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 5 पांडवों वाले बयान पर पलटवार करते हुए मोदी ने कहा, मुझे गर्व है कि हम 5 पांडवों की राह पर चल रहे हैं। पीएम मोदी की खास बातें। मल्लिकार्जुन खड़गे रिमोट से चलते हैं। मैंने कांग्रेस की भ्रष्ट मशीन के टायर पंक्चर किए। मोदी को गालियां देने वाले जमानत पर जिंदगी गुजार रहे हैं। राम मंदिर बनाया, 4 करोड़ गरीबों के लिए घर भी बनाए। रिमोट चलने पर कांग्रेस अध्यक्ष सनातन को गाली देते हैं। जिसने हम पर 200 सालों तक राज किया, हमने उसे पीछे छोड़ा। कांग्रेस का विकास मॉडल मतलब लापता। कांग्रेस के लोग डबल डेंजर, ये मुफ्त अनाज पर मुकदमा कराएंगे। कांग्रेस ने घोटाले का शुभारंभ सेना से किया। हमारे लिए संसाधनों पर पहला हक गरीबों का। मोदी की गारंटी है, लिख लीजिए। जब मैं तीसरी बार मेरा सेवा काल शुरू होगा, मैं इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप 3 में ला करके रहूंगा। भाई, हमारी गारंटी खजाने लुटाने की नहीं होती है, हमारी गारंटी देश को आन बान शान के साथ आगे ले जाने की होती है। लेकिन ये कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीनियर मोस्ट लोगों में से एक है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं पाते। जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया, और उन्होंने ये कहा, भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। इधर प्रियंका ने बीजेपी की तुलना अहिरावण से की। कहा, अहिरावण ने जिस तरह भगवान राम और लक्ष्मण जी से छल किया, उसी तरह आपके साथ भी कुछ बहरूपियों ने छल किया। आपकी चुनी हुई सरकार चोरी की और उसे भ्रष्टाचार लोक मिले गए। अगर आज आप हनुमान नहीं बनेंगे तो यहाँ से जो छल शुरू हुआ उसे कौन ठीक करेगा। प्रियंका की खास बातें। मोदी का एजुकेशन सर्टिफिकेट कांग्रेस के कंप्यूटर में छपा। महिला आरक्षण पर मोदी जी ने इवेंट बाजी की। नेहरू जी ने जो बनाया उद्योगपतियों को दे दिया। जो नेता काम नहीं कराए उसे खदेड़ दें। नेता के चुनाव में प्रभु श्री राम के उसूलों को ढूंढें। मध्य प्रदेश में घोटालों पर घोटाले हो रहे। अब आपको बताया कि आप लाडली हैं। कुछ बहुरूपियों ने छल कपट करके
आपकी सरकार का अपहरण किया, आपकी सरकार चोरी की, मतलब चोरी कर ली, आपका लोकतंत्र चोरी कर लिया और उसे भ्रष्टाचार लोक में ले गए। अब उसे वापस कौन लाएगा? अगर आप हनुमान नहीं बनेंगे आज के दिन में, तो यहां से जो छल शुरू हुई, आपकी धरती से जो छल शुरू हुई, जिसकी वजह से आप 3.5 साल और एक ऐसी सरकार को भुगत रहे हैं जिसे आपने चुना ही नहीं, जो खरीद फरोख्त से बनी है, रिश्वतखोरी से बनी। अगर आप इस स्थिति को ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज इस मौके पर अगर आप हनुमान जी की तरह खड़े नहीं हो जाएंगे और आप अपने लिए ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? कांटे की लड़ाई वाली इन सीटों पर दोनों ही दलों के बागी प्रत्याशियों के साथ बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी भी निर्णायक भूमिका में है। बसपा और सपा तो कुछ सीटों पर सिर्फ खेल बिगाड़ने की नहीं बल्कि जीतने की भी स्थिति में आ सकती है। हालांकि दोनों दलों के बागी जीतने की स्थिति में न होकर सिर्फ पार्टी को नुकसान पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं। विंध्य और महाकौशल में इस बार कांग्रेस पहले से बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड में मुकाबला बराबरी का है और सेंट्रल मध्य प्रदेश में हमेशा की तरह भाजपा मजबूत स्थिति में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। पीएम मोदी ने दमोह में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने देश से गरीबी खत्म करने का सालों तक झूठ बोला, लेकिन कांग्रेस कभी गरीबी खत्म नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की नीयत ठीक नहीं थी। कांग्रेस के राज में गरीब और गरीब होते गए और अमीर बनते चले गए। कांग्रेस के लिए देश और राज्य का विकास जरूरी नहीं, बल्कि उनके लिए सिर्फ अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष रिमोट से चलते हैं। कांग्रेस देश से एक ही झूठ बार बार बोलती आ रही है। देश से गरीबी खत्म करने का नारा देती आ रही है, लेकिन कांग्रेस कभी गरीबी खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की नीयत ठीक नहीं थी। कांग्रेस के राज में गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होते गए। आज केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है। भाजपा के सेवा काल में देश गरीबी से बाहर निकल रहा है, अपनी गरीबी दूर कर रहा है। भाजपा के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ देवास और शाजापुर पहुंचे और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने आमसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। शाजापुर में अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र किया। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम और कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार दिया था। विश्वास करती है, एक परिवार के कल्याण पर विश्वास करती है। और इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। उल्टा 1947 में देश का विभाजन करवा दिए और अब भी कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या ये सुना देता है क्या? अरे देश के संसाधनों पर भारत के हर नागरिक का अधिकार है। हर गरीब का, हर वंचित का, हर दलित का, हर कमजोर व्यक्ति का, हर नागरिक का, हर महिला का, हर नौजवान का, हर किसान का, इनका अधिकार है देश के संसाधनों पर। किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब का अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि भारत हम सबका है। और इसीलिए आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। 17 नवंबर को चुनाव है। आप समस्या चाहते हैं या समाधान चाहते हैं? समाधान के लिए भाजपा बजाय उनके साथ खड़े हो जाते थे, उनके समर्थन में खड़े हो जाते थे। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है।
और डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ कार्य करती है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या राम मंदिर की समस्या का समाधान हो गया होता क्या? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी छिंदवाड़ा के चौराई पहुंची। उन्होंने गुड़ मंडी में भाजपा प्रत्याशी लखन वर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के पास जब सत्ता थी तब उन्होंने कभी गरीब की बेटी के कन्यादान की व्यवस्था की नहीं और कांग्रेस के शासन में पहले बड़े कारोबारियों को लोन मिलता था। आज मोदी जी के कहने पर रेहड़ी वालों को लोन मिल रहा है। मैडम के हाथ में रिमोट था तो उन्होंने दस्तावेज दिला दिया कि प्रभु राम का कोई अस्तित्व नहीं था। जब मैडम के हाथ में रिमोट कंट्रोल था तब उनने कह दिया राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं थी। और अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। और भैया हम तो अमेठी से हैं, कभी कभी वहां आके नमाज भी पढ़ लेते हैं। राजनीति का चरित्र देखिए उनका। आज मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, कल अमेठी में चुनाव होगा, वहां आकर नमाज भी पढ़ लेंगे। जो धर्म को झुठला दे भैया, वो जनता से क्या सच्चा रिश्ता निभा पाएगा। इसलिए भोपाल की 7 विधानसभा सीटों में से एक गोविंदपुरा विधानसभा सीट इन दिनों चर्चा में है। यहां पर पूर्व सीएम बाबूलाल गौर की बहू और वर्तमान विधायक कृष्णा गौर फिर से भाजपा के उम्मीदवार हैं, जो लगातार जनसंपर्क के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश में हैं और अपनी परंपरागत सीट को इस बार फिर भारी बहुमतों से जीतने का दावा भी उनका है। उम्मीदवारी और उनके जनसंपर्क को लेकर उनसे खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। हम कृष्णा गौर जी के साथ हैं, जनसंपर्क को कर रही हैं अपने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में, लगातार लोगों के बीच में जा रही है। लोगों का बहुत रिस्पांस मिल रहा है, आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि जनसंपर्क अब चुनाव के बहुत नजदीक पहुंच चुका है, किस तरह से रिस्पांस हो रहा है लोगों का, किस तरह से आपके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है? चुनाव मतदान की तारीख जैसे ही नजदीक आ रही है, हमारे प्रचार का अभियान और तेज हम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मुझे लगता है कि पहले दिन से ही अपार जन समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। गोविंदपुरा की जनता इस बार भी 12वीं बार कमल खिलाने के लिए बेताब है और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से चाहे कार्यकर्ता हो चाहे जनता हो, उल्लास और उत्साह से भरकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, और तमाम लोगों के साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर आपके साथ देखने को मिलती हैं और ज्यादातर महिलाओं का लगाव आपसे ज्यादा देखने को मिलता है। ओबीसी आरक्षण की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी, बिल पास किया है, उसको लेकर आप लोगों के बीच जा रही हैं, महिलाओं के बीच जा रही हैं, तो कैसा रिस्पांस दिख रहा है? मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहती, लेकिन इस बार गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में 99% महिलाओं का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ बड़ी संख्या में महिलाओं के आंखों में चमक देख रही हूँ, मन में विश्वास देख रही हूँ। जिस प्रकार से वो मुझे गले लगाती हैं, आशीर्वाद देती हैं, माथा चूमती है और कहती है कि हमें खुशी होती है कि एक नारी होकर, एक महिला होकर आप हमारा प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हमारा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। जी बिल्कुल, अभी तक गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में काफी काम आपके द्वारा किए गए और बाबूजी का एक कहें परंपरागत सीट रही है, तो लोगों की अपेक्षाएं हमेशा आपसे बढ़कर होती है हर बार। इस बार की अपेक्षाओं की अगर हम बात करें तो किस तरह से लोग चाहते हैं कि कृष्णा जी क्या कुछ और उनके लिए करें? देखिए, गोविंदपुरा की जनता के मन में बहुत विश्वास इस बात का है कि जो भी आने वाले समय में विकास होगा वो निश्चित रूप से हमारी दीदी ही कराएगी। और इसलिए छोटी मोटी समस्या हो या बड़ी समस्या, जब मैं उनके बीच में जा रही हूँ तो वो बहुत अच्छे से मुझे बता रही हैं कि अभी तो आप चुनाव लड़ लो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आप चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतने के बाद हमारा ये काम है, ये आप जरूर करवा देना। और मैं भी उनको भरोसा दिलाती हूँ कि चुनाव के बाद सारे काम आपके होंगे। बहुत काम हमने किए हैं, बहुत काम कराना बाकी है और इसलिए कॉलोनी का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा काम हो, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उनको ये विश्वास दिलाती हूँ। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ में प्रिंस गुप्ता, TV24 भोपाल। राजधानी भोपाल की नरेला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मंत्री विश्वास सारंग है, तो वहीं कांग्रेस से मनोज शुक्ला प्रत्याशी हैं।
मनोज शुक्ला लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और उनका कहना है कि आने वाली 17 तारीख को जनता अपना फैसला सुनाएगी। उन्होंने मंत्री सारंग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नरेला विधानसभा में किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। अगर विकास हुआ है तो सिर्फ मंत्री सारंग का और उनके साथियों का। मनोज शुक्ला ने जीत के बाद नरेला में विकास का दावा किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस वक्त अगर देखा जाए तो भोपाल की जो नरेला विधानसभा है वो बहुत ही अहम मानी जा रही है। नरेला विधानसभा चुनाव को अगर देखा जाए कि यहाँ पर विश्वास सारंग चूंकि मंत्री रहे, लेकिन उनके विपक्ष में कांग्रेस पार्टी ने अपना एक कद्दावर नेता और विशेष तौर से कहा जाए कि ये जनता के बीच में हमेशा रहने वाले मनोज शुक्ला पर भरोसा जताया है। मनोज शुक्ला चूंकि हमारे साथ में है, चलिए उनसे जानते हैं। शुक्ला जी, आपका टीवी 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी सरकार नहीं थी, लेकिन आप जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कहती है। लेकिन चूंकि वो मंत्री हैं और उनके खिलाफ में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे फाइट करेंगे? कांग्रेस का कार्यकर्ता और नरेला की जनता मंत्री विश्वास सारंग को 17 तारीख को बोरिया बिस्तर बांध के इस विधानसभा से उनकी विदाई कर देगी। आपके क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों को लेकर के, किन चीजों को लेकर के जनता के बीच में आप पहुंच रहे हैं? नरेला आज भी मूलभूत सुविधाओं से परेशान है। नरेला एक भोपाल में ऐसी विधानसभा है कि जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ नाली नहीं है, न बिजली नहीं है, न पानी है। और फ्लाईओवर की बात करने वाले मंत्री पहले ये बताएं कि मूलभूत सुविधाएं नरेला को कब मिलेंगी। और नरेला की जनता मुझे चुनती है तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि नरेला की जनता को मूलभूत सुविधाएं दिलाए। हालांकि मंत्री विश्वास सारंग काफी वादे कर रहे हैं जनता के बीच में। क्या वादे कर रहे हैं? जो उन्होंने विकास किए हैं वो विकास बता रहे हैं, और जो रह गए हैं उन विकास को किया जाएगा पूरा। मैं स्वीकार करता हूँ कि नरेला विधानसभा में विकास हुआ है, लेकिन विकास विश्वास सारंग का हुआ है। विकास उनके द्वारा पोषित गुंडों का हुआ है, जो गली गली में गंभीर आरोप है। हाँ, लगा रहा हूँ ना। विकास हुआ है, मैं स्वीकार करता हूँ। विकास विश्वास सारंग का हुआ है। उनके द्वारा पोषित गुंडे जो गली गली में भारतीय जनता पार्टी का गमछा डाल के खड़े हैं और मतदाताओं को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, उनका विकास हुआ है। मनोज शुक्ला ने ये दावा जरूर किया है कि 17 तारीख को नरेला विधानसभा की जनता स्पष्ट कर देगी कि कौन यहाँ का विधायक होगा। कैमरा पर्सन सुशील यादव के साथ में GS ठाकुर, टीवी 24 भोपाल। तो राजनीति है तो आरोप प्रत्यारोप के साथ लगातार बेचती रहेगी और चुनाव का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में ये और तेज होती रहेगी। इसी के साथ आरंभ है प्रचंड में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे रात को 9 बजे